मैं रो रही थी। मुझे अंकल बाथरूम में लेकर गए। मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने पहले मुझे डांटा और मेरे साथ गंदी हरकत की। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तो मैं चीखने चिल्लाने लगी। तो उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मारे और मारने के बाद बोले कि अगर तुमने किसी से बताया या कुछ भी कहा तो समझ लेना बहुत मार पड़ेगी। ये शब्द एक 4 साल की बच्ची के हैं। उसके साथ क्या हुआ, कौन सी घटना घटी उसे नहीं पता, लेकिन वो अभी भी उस वाक्यांश को जब याद करती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो सिरह उठती है। ये कहानी, ये घटना है दिल्ली की। और इस कहानी और घटना के बारे में जब आप सुनेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके जहन में आएंगे और आपको लगेगा कि ये वक्त है सतर्क होने का, सावधान होने का और किसी पर भी विश्वास आसानी से ना करने का। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। हर रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। खुशी 4 साल की है और वो बहुत खुश रहती है। जैसे शाम होती है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसके पापा जब नौकरी से वापस लौटते हैं तो ज़रूर अपनी बेटी के लिए वो कोई चीज़ लेकर आते हैं। चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो टॉफ़ी हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो समोसा हो, पकौड़ी हो, कुछ ना कुछ तो अपनी बिटिया के लिए वो ज़रूर लेकर आते हैं। और 4 साल की खुशी चहकते हुए पापा का इंतज़ार करती है और जैसे कुछ पाती है पापा के सीने से लग जाती है। अब पापा के ऊपर भी जिम्मेदारी थी कि अपनी बेटी की पढ़ाई का और एक उज्जवल भविष्य का योजना बनाएं, एक ऐसे जगह पे उसका एडमिशन कराएं, उसको कोचिंग करवाएं, ट्यूशन करवाएं, क्योंकि अपनी बिटिया को बड़ा होकर वो कुछ बनते हुए देखना चाहते थे। खुशी के पापा की नौकरी की बात करें तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक 8 से 10 घंटे की ड्यूटी। और खुशी की माँ पोछा झाड़ू बर्तन घर घर में जाकर करती थी। यानी कि आर्थिक स्थिति देखी जाए तो एक जो कहते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले लोग, उस कैटेगरी में ये लोग आते थे, लेकिन कभी इस चीज़ को जाहिर नहीं होने देते थे। एक बेटी के साथ इनका परिवार काफ़ी खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था। माँ ने इच्छा जाहिर की कि बेटी के लिए एक अच्छे ट्यूशन टीचर को खोजा जाए। एक ट्यूशन टीचर की तलाश होती है और तलाश पूरी हो जाती है। घर से थोड़ी ही दूर पर एक ट्यूशन लेडी होती है जो कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है। फीस भी बहुत कम लेती है, तो इसकी वजह से जेब पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा था। माँ और पिता दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो अब तो खुशी ट्यूशन जाया करेगी। खुशी स्कूल जाती है। स्कूल से जब वापस आती है तो 3 बजे दोपहर से उसका ट्यूशन चलता है, तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे तक, यानी कि 4 या 4:30 बजे तक। अब ये डेली का प्रक्रम था। उसकी जो खुशी की माँ थी वो खुशी को लेकर जाती थी और जाने के बाद छोड़ कर आती थी, और फिर जब टाइम ख़त्म हो जाता था 4:30-5 बजे, जब भी टाइम ख़त्म होता था वापस जाती थी और आवाज़ लगाती थी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर जो है इनकी ट्यूशन चल रहा होता था। तो वहाँ से खुशी नीचे आती थी, फिर उसकी माँ उसको लेकर खुशी खुशी घर चली जाती थी। ये प्रक्रम अब डेली चलना शुरू हो चुका था। सब कुछ बहुत संतुलित तरीके से चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो ट्यूशन टीचर होती है उसका भाई और उसकी भौजाई, यानी कि भाई और भाभी, 2 लोग उस वक्त घर पे आए होते हैं ट्यूशन टीचर के घर पे। ये जो ट्यूशन टीचर है ये लेडी है, ध्यान रखिएगा। और जो खुशी नाम मैं बता रहा हूँ ये एक परिवर्तित नाम है, ताकि उस बेटी के भविष्य में कोई अस्मित ना पड़े इस घटना की वजह से। अब होता कुछ यूँ है कि उस दिन भी खुशी अपने समय से 3 बजे पहुंच जाती है। 1 घंटे पढ़ाई होती है और इसके बाद समय से पहले ही जो 2-3 बच्चे और होते हैं उन्हें घर भेज दिया जाता है और बचती है सिर्फ खुशी। और खुशी पर एक गंदी नज़र होती है उस ट्यूशन लेडी, जो ट्यूशन पढ़ाती लेडी है, उसके भाई की, जो उस वक्त घर पे आया हुआ होता है। वो अपनी निगाह खुशी पे डालता है, उसे खुशी बड़ी अच्छी लगती है और वो खुशी को उसी वक्त लेकर बाथरूम में चला जाता है। खुशी कुछ समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। खुशी थोड़ा सा विरोध करती है कि अंकल आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, तो बोलते हैं चुप रहो। वो जोर से डांटता है, बोलता है चुप रहो। और इसके बाद वो खुशी के साथ दुनिया की सबसे गंदी हरकत करता है, सबसे अनैतिक कार्य करता है। अब उम्र इतनी छोटी होने की वजह से कभी खुशी को ये चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसके मुंह से चीख निकलने लगती है, चिल्लाने लगती है।
लेकिन ये दानव रूपी इंसान रुकता नहीं है, बल्कि उसे 2 थप्पड़ मारता है, कहता है चीखोगी तो और मारेंगे। इसके बाद खुशी पूरी तरह से डर जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन वहाँ पर सारी जो है पानी वगैरह के बहाव की वजह से खैर खास कुछ पता नहीं चलता है। और वो इंसान खुशी को डांटते हुए बोलता है कि अगर तुमने इस चीज़ के बारे में किसी को कुछ बताया तो ध्यान रखना कि बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ये बोलकर वो बाहर आ जाता है बाथरूम में से। खुशी अंदर से सहमी हुई डरी हुई बाहर निकलती है, देखती है तो वहाँ पर उसकी ट्यूशन मैडम, ट्यूशन पढ़ाने वाली मैडम और उनकी भाभी यानी कि उस आदमी की पत्नी वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ का विरोध नहीं करते हैं। इसके बाद खुशी की माँ वहाँ पहुँचती है, नीचे से आवाज़ लगाती है। तो हर दिन ऐसा होता था कि जब वो आवाज़ लगाती थी तो ऊपर से खुशी भी बोलती थी कि हाँ मम्मी आ रही हूँ। उस दिन कोई आवाज़ नहीं आई। उन्होंने 2-3 बार आवाज़ लगाई बट आवाज़ नहीं आई और देखा तो सीधे नीचे खुशी सीढ़ियों से चल के नीचे आ रही थी, एकदम चुप शांत। वो खुशी का हाथ पकड़ती है और घर की तरफ चलती है। रास्ते में उससे हंसी मजाक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार खुशी पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी थी। उसका व्यवहार परिवर्तित हो चुका था। खुशी की माँ को समझ में नहीं आ रहा था खुशी के साथ हुआ क्या है। खैर घर पे आती है और हमेशा की तरह खुशी के कपड़े बदलती है, लेकिन खुशी कहती है कि मुझे अभी बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है। कहती है ठीक है। और जैसे ही वो टॉयलेट में जाती है वो जोर से चिल्लाती है। उसकी माँ दौड़ते हुए जाती है, देखती है तो अचंभित रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर टॉयलेट में पूरी ब्लीडिंग हो रखी थी और खुशी के प्राइवेट पार्ट से अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी। ये देख के उसकी माँ का दिमाग चकरा जाता है, घबरा जाती है। वो खुशी से पूछती है कि बेटा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, बताओ मुझे, ये सब क्यों हुआ, क्या हुआ है, किसी ने कुछ किया, कोई भी चीज़। लेकिन खुशी कुछ भी नहीं बोल पाती। खुशी की माँ खुशी के पिता को फ़ोन करती है, बताती है सारा वाक्यांश कि ऐसा ऐसा हो रहा है। खुशी के पिता आते हैं और उसको वहाँ से एक सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं दिल्ली के। अभी तक खुशी ने अपना मुंह नहीं खोला था, लेकिन जब अस्पताल में पहुंचती है और डॉक्टर जब उससे पूछताछ करते हैं तब वो बता देती है कि उसके साथ अंकल ने गंदी चीज़ें की हैं, और वो भी जो ट्यूशन मैडम है वो और उनकी भाभी के सामने। जब ये बच्ची अपने मुंह से बोलती है तो डॉक्टर तुरंत जो है नज़दीकी थाने को इस चीज़ की सूचना दे देते हैं और पुलिस वहाँ पहुँचती है और पहली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ नियुक्त की जाती है, क्योंकि ये छोटी बच्ची थी, बहुत छोटी बच्ची। पॉक्सो एक्ट भी लगना था, कई सारी धाराएं लगनी थी। अब इसकी छानबीन शुरू हो जाती है और हर इन्वेस्टिगेशन पे बच्ची इस बात को बोलती है कि उस वक्त ट्यूशन मैडम और उनकी जो भाभी थी वो दोनों वहाँ पर उपस्थित थी। पुलिस तुरंत जो है दबोचती है, जिसमें आरोपी यानी कि वो लड़का, उसके चाचा के 2 लड़के और उस मैडम, ट्यूशन मैडम, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जो है ट्यूशन मैडम को और उन दोनों लड़कों को छोड़ देती है और जो मेन आरोपी होता है उसे जेल में बंद कर देती है। लेकिन प्रश्न आगे ये उठता है ना कि ये केस जल्दी सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो आरोपी है वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने ये चीज़ किया, इस चीज़ को अंजाम दिया है। लेकिन जो ट्यूशन मैडम होती है वो और उसकी जो भाभी होती है उनके ऊपर बहुत हल्की धाराएं लगाई जाती हैं। इस पर बहुत बवाल खड़ा होता है कि हल्की धाराएं क्यों लगाई गई। वो भी उतने ही गुनाहगार हैं, क्योंकि वो लोग वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया ही नहीं। अगर वो करते तो शायद बच्ची के साथ जो हुआ अनैतिक कार्य वो ना होता। ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। अब इसके बाद इस चीज़ का आरोप लगने लगा पुलिस वालों के ऊपर कि पुलिस वाले कहीं ना कहीं इस घटना को हल्का कर रहे हैं। और ये चीज़ यहाँ से निकल कर आई कि जो आरोपी था उसके जो ताऊ थे, उन्होंने जैसे ये घटना हुई उसके 15 दिन के अंदर एक अपनी ज़मीन को बहुत कम मूल्य पर बेच दिया, बहुत कम रेट पर बेचा। तो लोगों को डाउट होने लगा, खासकर जो वकील थे उनको डाउट होने लगा कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि इन्हें ये ज़मीन इतने सस्ते में बेचनी पड़ी। इसका मतलब ये था कि उस पैसे का इस्तेमाल इस केस को हल्का करने के लिए किया जा रहा था। और तो और जिसे ज़मीन बेची गई, जिस महिला के नाम ज़मीन हुई, उसका पति पहले से ही दिल्ली पुलिस में नियुक्त है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मामले आने लगे
अभी ये चीज़ अदालत में चल रही है और बहुत जल्दी इस पर निर्णय भी आ जाएगा। खैर, यही थी घटना दिल्ली की, जिसे मैंने कहानी के माध्यम से आपके सामने हाजिर की। और जब इस घटना के बारे में मुझे पता चला ना, तो मैं खुद सहम गया। आने वाले समय में एक बच्ची का, एक बेटे का, एक बेटी का पिता हमें भी बनना है। आखिर हम कैसे अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कर पाएंगे? हम कैसे किसी पे ये चीज़ का भरोसा कर पाएंगे कि जिसके यहाँ मैं अपने बेटे या बेटी को भेज रहा हूँ, वो इंसान भरोसे के लायक है? बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। आप क्या कहते हैं इस घटना के बारे में? कमेंट में बताइएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर हाजिर होंगे। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।